people, this is Hi Jainya. Welcome back to my channel and I hope you all are doing well. So today I'm going to share you some amazing history tips as a CBSE Humanities student that will help you a lot in your grade 11. First of all, history is not at all hard. You just need a good strategy and some good tips and hacks that will help you in studying history. I know studying history can take so much time, especially in 11th and 12th, but you just need some strategy to complete your history portions, especially if you're giving your exams which include 100% portions. So, this is the NCERT textbook that we are using in class 11 CBSE. So this is the NCERT textbook, and for tip number 1. So whenever you are studying history, ऐसा होता है कि कुछ वो बहुत important obvious questions होते ही हैं कुछ कुछ चैप्टर में. लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी क्लास 11 हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर देख लूँ जो कि है पास्ट टू मॉडर्नाइजेशन, तो उसमें जापान पार्ट में दो ऑब्वियस क्वेश्चंस है 8 मार्कर्स में, विच इज़ द मेजी रेस्टोरेशन इन द पॉलिटिकल सिस्टम इन जापान. तो ये कुछ ऑब्वियस क्वेश्चंस हैं जो कि आते ही आते हैं. तो ऐसे ही हर चैप्टर में कुछ ना कुछ लॉन्ग आंसर्स में, जैसे 8 मार्कर्स के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ऑब्वियस होते हैं कि वो आएंगे ही. तो ये कुछ मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, तो आपको पहले ये वाले टॉपिक्स कवर करने हैं. इससे क्या होगा कि आपके जो मेजर पोर्शंस हैं एग्ज़ाम के लिए वो कवर हो जाएंगे, एंड जितने भी लॉन्गर पार्ट है हमारा जो एग्ज़ाम का, दैट इज़ द 8 मार्कर्स, तो आप वो भी इजीली सिक्योर कर पाओगे. नेक्स्ट टिप इज़ मेकिंग हेडिंग्स इन योर आंसर्स. सो जब भी आप आंसर राइटिंग करते हो, यू जस्ट डू नॉट राइट साइमल्टेनियसली, बिकॉज जब टीचर्स करेक्ट कर रहे होती हैं उन्हें बहुत सारे पेपर्स एट अ टाइम करेक्ट करने होते हैं, स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स में. तो टीचर्स डू नॉट हैव सो मच पेशेंस एंड टाइम टू सी ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ योर्स. डेफिनेटली ईच एंड एवरी पॉइंट यू राइट डज मैटर, बट when you make headings, subpoint all the points in your answer and make it formatted, the teacher, it looks pleasing to the eye, so the teacher also it becomes easier for the teacher and it does not irritate the teacher. तो टीचर को बैठ के ऐसे साइमल्टेनियसली तुम्हारा पेपर नहीं देखना पड़ेगा. तुम हेडिंग्स दोगे तो ये भी हो जाएगा कि तुमने सारे पॉइंट्स कवर करे और तुम्हें इजीली मार्क्स भी मिल जाएंगे. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टिप, tip number 3 is that answer writing. I think especially as humanities and arts students, we should really be careful and very focused on our answer writing skills. Your answer should not be very simultaneous. Your answer should not be in long paragraphs, especially excluding English, but otherwise political science, geography or history, your answer should always be in points. Is highlighting or underlining your key points in your answer during exam. इससे क्या होता है कि वैसे हर चैप्टर में कुछ ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं. जैसे मैं अपना हिस्ट्री का सेकेंड लास्ट चैप्टर उठा लूँ तो उसमें जो अमेरिका के नेटिव्स हैं उसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, अबॉरिजिन्स, राइट, चिरोकीज, इम्पॉर्टेंट नेम्स जैसे एंड्रू जैक्सन, ये कुछ इम्पॉर्टेंट फिगर्स, कुछ डेट्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेंशन, मतलब underline or highlight those keywords. Now comes the major part, how to cover our syllabus for the annual exams, we can say. So I think my tip will always be start with the longer chapters, or with the chapters that you feel are tough for you, or with the chapters you feel that you are not very thorough with. So अगर मेरे सारे चैप्टर्स में से देखो, अगर मेरे को लग रहा है कि मैंने नोमैडिक एम्पायर इतने अच्छे से नहीं पढ़ा है, या मैंने नोमैडिक एम्पायर मैं बहुत थॉरो नहीं हूँ, मुझे उसके कीवर्ड्स याद नहीं है, मुझे उसकी हेडिंग बनानी नहीं आता है, तो सबसे पहले आई विल गो विद दैट चैप्टर एंड देन लॉन्गर चैप्टर से स्टार्ट करते हुए मैं ईजियर और शॉर्टर चैप्टर्स तक जाऊँगी. इससे क्या होता है कि लॉन्गर चैप्टर्स आपके जो हैं, जो आप पहले जब पढ़ाई स्टार्ट करते हो आपको ज़्यादा फोकस होता है, ज़्यादा डिटर्मिनेशन होता है, तो आपको जो चीज़ें नहीं आती हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाती हैं. जो चैप्टर्स आपको ऑलरेडी आते हैं वो तो आपके दिमाग में ऑलरेडी बैठे होते हैं, तो लास्ट तक हम थोड़े थक जाते हैं, हम थोड़े
थोड़े थोड़े थोड़े थक जाते हैं, थोड़े थोड़े लूज़ होने लग जाते हैं, तो हम उतना अच्छे से पढ़ते नहीं हैं लास्ट में आके। तो लास्ट में जब आप वो चैप्टर पढ़ोगे तो आपको ईजी भी लगेगा, आपके ब्रेन के लिए उतना हैवी नहीं होगा, और वो चैप्टर्स आपको ऑलरेडी थोड़े आते हैं, तो आपको एक रिविजन जैसा हो जाएगा, दैट मेक्स योर प्रिपरेशन वेरी ईजी इन एग्जाम्स। एंड द लास्ट एंड फाइनल टिप टाइमलाइंस। देखो, हमारी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में टाइमलाइंस हैं चैप्टर के स्टार्टिंग में। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने पहले चैप्टर में देखूँ, मेसोपोटामिया वाले चैप्टर में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे टाइमलाइंस दी हुई है। तो ये टाइमलाइंस हमको याद तो करनी नहीं होती, क्योंकि एनसीईआरटी या सीबीएसई एग्जाम्स में पूछी नहीं जाती हैं ये टाइमलाइंस, बट हमें खुद की टाइमलाइंस बनाना आना चाहिए। तो जैसे अगर मैंने फर्स्ट चैप्टर मेसोपोटामिया वाला चैप्टर उठा लिया, विच इज़ राइटिंग एंड सिटी लाइफ, अगर मैंने वो चैप्टर उठा लिया, शुरू से लेके एंड तक जितना भी वॉट एवर द डेट ऑफ इवेंट्स इज, आई विल नोट इट डाउन कि कौन सी सेंचुरी में हुआ था, ये कौन सी सेंचुरी में था, ये कौन सी। तो इवेंट्स आपको याद रहने चाहिए कौन सी सेंचुरी में हुआ था। तो इससे आंसर बहुत अट्रैक्टिव लगता है जब आप डेट्स, एराज और सेंचुरीज मेंशन करते हो। एंड इट ऑल्सो मेक्स यू टू लर्न क्विकली द चैप्टर, क्योंकि कौन से सेंचुरी में, कौन से एरा में, एक ही एरा में बहुत सारे इवेंट्स हुए होते हैं, जिससे हम देश में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप एक टाइमलाइन बना के रखोगे तो हर एक चीज़ सेग्रीगेटेड रहेगी, आपको पढ़ने के लिए कंपैटिबल रहेगा, एंड इट विल बी वेरी इजी एंड क्विकर फॉर यू टू लर्न दीज थिंग्स. So cuties, today that's it for this video, and I hope that you found this video helpful in your exam preparations. Do let me know what's the toughest part in your exam preparations, and what is the most challenging part of the preparations you feel during your preparations. I'll meet you guys in my next video. Tab tak ke liye please do like, share and comment on my videos, and please subscribe to my YouTube channel, which is Hi Janya. I'll meet you guys in my next video. Tab tak ke liye take care, good night, bye bye.